ऑलराइट, तो हमने डिमांड और सप्लाई कवर कर लिया था कि उसमें शिफ्ट आते हैं, मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है, उसके प्राइस फैक्टर और नॉन प्राइस फैक्टर। यहाँ तक हो गया ना? यस सर। अब हमने ये पढ़ना था, ये प्राइस डिटर्मिनेशन जो चैप्टर यूनिट 2.5 है, मार्केट इक्विलिब्रियम। तो ये अब स्टार्ट करते हैं हम। तो इसके लिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, मार्केट इक्विलिब्रियम मैंने आपको शायद बताया था कि इससे मुराद क्या है, बताया था मैंने? यस सर। क्या है ये? Sir, when the quantity of goods supplied is equal to the quantity demanded. जी बिल्कुल ऐसे ही। तो मार्केट इक्विलिब्रियम यही होता है जहां डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है। अच्छा, अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ साइड पर कि ये डिमांड है, ये सप्लाई है, और ये आपको पता ही है कि सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस के साथ, तो इसलिए वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस के साथ, इसलिए वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। अच्छा, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई के ऊपर। तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम है। ये जो ई है ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो अगर हम कहें कि ओपी क्या है, तो ओपी को हम बोल सकते हैं ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो मैं इसको पीई का नाम दे सकता हूँ कि एट दिस प्राइस डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। और ओ क्यू को मैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का नाम दे सकता हूँ कि इस क्वांटिटी पे डिमांड सप्लाई दोनों बराबर हैं, मतलब जितनी जितने कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं उतने ही प्रोड्यूसर सप्लाई भी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये जो ओपीई है ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो पेपर में ये भी आ जाता होता है कि बताएं कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है। तो इकोनॉमिक्स में ये है, जहां डायग्राम बने वहां जरूर बना दे। तो आप इक्विलिब्रियम प्राइस को वैसे तो डिफाइन भी कर सकते हैं कि द प्राइस एट विच डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, या द प्राइस एट विच डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। ये ठीक है, और अगर आप डायग्राम बना दे तो ज्यादा अच्छी बात है, जहां बंदी को एग्जामिनर से खुशी होता है। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है हमारे पास, और पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी आ गया। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। इक्विलिब्रियम, सर जो डायग्राम है वो आप 2 मार्क्स से क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं? मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, आपको डेफिनेशन आती है, वेल एंड गुड। अगर डेफिनेशन ना भी लिखो, डायग्राम बनाकर डेमोन्स्ट्रेट कर दो, तो तब भी 2 नंबर मिल जाएंगे। और अगर क्वेश्चन ज्यादा नंबरों का है, जैसे कि 6 मार्क्स का है, तो फिर आप अगर डायग्राम बनाते हैं तो एग्जामिनर को ज्यादा अच्छा लगेगा, और वो मार्क्स आपको आसानी से पूरे दे सकता है। आप एक्सप्लेनेशन थोड़ी अगर भी कर रहे हो तो डायग्राम बनी हुई है तो वो आपको आसानी से नंबर दे सकता है पूरे। इसी तरह ओके सर। 8 मार्क्स में भी ऐसी ही है, लेकिन जहाँ बनती हो। तो अगर यहाँ सवाल आ जाए डिफाइन इक्विलिब्रियम प्राइस, और आप ये डायग्राम बना दो और शो कर दो कि ई जो है ना, ये कि जो पीई है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्योंकि वो उस पॉइंट पे है जहां पर इक्विलिब्रियम है, तो आपको 2 में से 2 नंबर आसानी से वो दे सकता है। अच्छा, ये तो बात हमारी हो गई। अब ये है कि इसमें हमें ये भी समझना है कि जब इक्विलिब्रियम है तो डिसइक्विलिब्रियम भी होता है। और डिसइक्विलिब्रियम क्या है कि अगर मैं यहाँ कहीं प्राइस चार्ज करूं, यहाँ, ठीक है, और मैं इसको नाम दे देता हूँ लेट से P1 का, ये मैंने P1 लिख दिया। अब P1 प्राइस पे आप अगर गौर करो तो मैं इसको अगर एक्सटेंड करूं डिमांड और सप्लाई तक, तो P1 प्राइस पे डिमांड इतनी है और सप्लाई इतनी है। तो इसका मतलब अगर इसको मैं, ये क्या हुआ, इसको अगर मैं नीचे ड्रैग करूं एक्स एक्सिस पे, क्योंकि क्वांटिटी वहां है, तो आपकी डिमांड यहाँ आ गई और आपकी जो सप्लाई है वो यहाँ आ गई। इसका मतलब है
अब दोनों सेम नहीं है और हमारे पास ये गैप आ रहा है, ये वाला गैप आ रहा है। अच्छा, ये जो गैप हमें नजर आ रहा है, ये हमें नजर आ रहा है कि P1 पे डिमांड कम हो गई है और सप्लाई जो है वो ज्यादा हो गई। ये बिल्कुल यूजुअल बात है, नॉर्मल बात है कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड ने तो कम होना है। तो डिमांड में हमें मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द लेफ्ट साइड नजर आ रही है, यहाँ से इधर को। तो डिमांड वहां चली गई और प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि प्रोड्यूसर इनकरेज होता है, तो वहां भी मूवमेंट अलोंग द कर्व हुई है, लेकिन राइट साइड पे। तो वो ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई, जिससे ये गैप आ गया है। अच्छा, ये जो गैप आया है इसको हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। अभी इस वक्त मार्केट जो है वो डिसइक्विलिब्रियम में है, यानी कि मार्केट डिसइक्विलिब्रियम है। और हमारे पास जो प्राइस है ना, हम अगर मैं कह लूं OP1, तो ये डिसइक्विलिब्रियम प्राइस है। डिसइक्विलिब्रियम प्राइस। अच्छा, और ये डिसइक्विलिब्रियम तो है, यहाँ डिमांड सप्लाई बराबर नहीं है, लेकिन इसको हम एक और नाम भी देते हैं। जब डिसइक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम से ऊपर आता है, ठीक है, क्योंकि डिसइक्विलिब्रियम जो है वो नीचे भी आता है। अभी है ये डिसइक्विलिब्रियम जो अबव द मार्केट, अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस है। अच्छा, इक्विलिब्रियम प्राइस को हम मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है। मैं ये नाम लिख देता हूँ, ये हमारे पास है, कहाँ लिख दूं, जस्ट अ मिनट, ये हाँ ठीक है। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्योंकि ये सारे नाम आपको आने चाहिए। मार्केट प्राइस, ये भी नाम आता है, या प्राइस एट विच मार्केट क्लियर्स। क्लियर्स का मतलब है कि जहां पर सारा सामान जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है, जितना वो सारे का सारा बिक जाता है, तो इसे कहते हैं मार्केट क्लियर हो गई। तो ये मार्केट प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस पे ही ऐसा होता है कि जितनी चीजें बनी उतनी ही बिक गई, यानी कि जितनी सप्लाई थी उतनी ही डिमांड भी थी। तो ये मार्केट क्लियरिंग प्राइस के नाम से भी जाना जाता है, मार्केट प्राइस के नाम से भी जाना जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अभी जो मैं डिसइक्विलिब्रियम की बात कर रहा था ना, तो डिसइक्विलिब्रियम को हम एक और नाम भी देते हैं। इस तरह की प्राइस कौन सी, जो कि अबव द मार्केट प्राइस होती है, अबव पीई है। इसको अब आपको नजर ही आ रहा है कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो जब ऐसा हो जाए तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं सरप्लस। आपने याद रखना है। और इसका दूसरा नाम है एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज्यादा है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि ये जो सिचुएशन है ना, अब डायग्राम पे वापस आ रहा हूँ मैं, कि मैं कह सकता हूँ कि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, यही है ना। तो सरप्लस है, एक्सेस सप्लाई। अच्छा, अगर कोई कहे कि मैंने जी डिसइक्विलिब्रियम प्राइस चार्ज करनी है, ये वाली, ठीक है, तो क्या होगा, होगा ये कि अगर आप ये प्राइस चार्ज करेंगे तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। इसका मतलब है प्रोड्यूसर जो है उनकी चीजें पड़ी होंगी, लेकिन लेने वाले उतने नहीं होंगे। तो प्रोड्यूसर्स को तो प्रॉब्लम हो गई कि यार चीजें पड़ी है, ले कोई नहीं रहा। तो उनको अपना जो एक्सेस स्टॉक है, जो सरप्लस पड़ा हुआ है, वो बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा। Decrease the price. जी बिल्कुल सही है, उनको प्राइस को कम करना पड़ जाएगा, तो प्राइस नीचे को जाएगी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम प्राइस। जब प्राइस नीचे जाएगी तो दो काम होंगे, एक तो डिमांड का में मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी, वो भी राइट साइड पे जाएगा। मैं अच्छा इसको, हाँ वो भी राइट पे जाएगी, और सप्लाई जो है उसमें, तो डिमांड तो मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द राइट साइड होगी। मैं इसको चले कोई और कलर में इस्तेमाल कर लेता हूँ, येलो कर लेता हूँ चले। अब वापस होगा ये येलो कलर में, अब ये मूवमेंट लगा कर्व टू द राइट साइड होगी, क्योंकि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस फैक्टर है। और सप्लाई जो है उसमें मूवमेंट along द कर्व टू द लेफ्ट साइड होगी, क्योंकि प्राइस कम होने से अब प्रोड्यूसर्स डिस्करेज होते हैं, वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे,
तो डिमांड में एक्सटेंशन हुई, सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन हुई। और क्या होगा, ये इस तरह से यानी कि डिमांड कम होती रहेगी, प्राइस कम होती रहेगी, डिमांड ज्यादा होती रहेगी, सप्लाई कम होती रहेगी, और इवेंचुअली क्या होगा, वो उसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे जिसे हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब डिमांड सप्लाई दोनों बराबर आ गए। और ये भी आपने याद रखना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस वो होती है, अच्छा डिसइक्विलिब्रियम जब हमने किया, जब हम डिसइक्विलिब्रियम प्राइस चार्ज की अबव द मार्केट प्राइस, तो प्राइस कम होना शुरू हुई, अभी हमने देखा है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस टेंड्स टू फॉल whenever you charge a price above the market price, यानी कि अगर आप P1 चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करें, तो इक्विलिब्रियम पे हम बोलते हैं कि ये पॉइंट है जहां पर प्राइस remains unchanged, क्योंकि यहाँ पर जितना बन रहा है उतना प्रोड्यूस भी हो रहा है, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि दूसरे लफ्ज में प्राइस हैज नो टेंडेंसी टू चेंज, ठीक है। लेकिन अगर डिसइक्विलिब्रियम प्राइस रखेंगे जो ऊपर थी, तो प्राइस में टेंडेंसी थी फॉल होने की। अच्छा इसी तरह अगर हम नीचे प्राइस चार्ज कर लेते हैं, लेट से कोई कहता है मैंने ये प्राइस चार्ज करनी, अच्छा मैं कलर डिफरेंट कर लेता हूँ ताकि ज़हन में रहे कि ये क्या हो रहा है। मैंने ये कर दिया, ये देखो, ये मैं नीचे प्राइस चार्ज करता हूँ, ये ठीक है, सीधी लाइन ही नहीं लग रही, ये ठीक है। अब क्या हुआ, किसी ने प्राइस ये चार्ज कर ली, लेट से P0, ये और इसको भी डिसइक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, याद रखना। दिस, ये जो P0 है, दिस इज आल्सो कॉल्ड डिसइक्विलिब्रियम प्राइस, P0। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको नजर तो आ रहा है कि ये गैप आ गया, क्यों, क्योंकि अब इस प्राइस पे ये आपकी सप्लाई आ गई, आपकी डिमांड नहीं है, ये आपकी सप्लाई है, ये पॉइंट, और इस पॉइंट पे आपकी आ गई है डिमांड, ठीक है। ये आपकी है क्वांटिटी, मैं नीचे नहीं लिख रहा क्योंकि नीचे डिमांड लिखा हुआ है, क्वांटिटी सप्लाइड है, और यहाँ पर आ गई क्वांटिटी डिमांडेड। तो अब ये जो गैप आ गया, ये गैप क्या है, ये है कि अब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड ज्यादा हो गई सप्लाई से। और समझ आती है, क्योंकि जब प्राइस कम हुई, प्राइस हमें कम नजर आ रही है, तो ऑफ कोर्स सप्लाई जो है ना वो सप्लायर डिस्करेज हुआ होगा, तो सप्लाई में मूवमेंट along द कर्व हुई होगी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो वो पहुंच गई उसी पॉइंट पर जहां हमने सर्कल बनाया है। और डिमांड, प्राइस कम हुई तो डिमांड जो है ना वो ज्यादा हुई होगी, तो डिमांड में एक्सटेंशन हुई, वो भी इस पॉइंट पे पहुंच गई। अच्छा, और डिमांड इस तरह, क्योंकि प्राइस कम है तो डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो गई। अच्छा, इस तरह का डिसइक्विलिब्रियम जब आता है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं, ये कौन सा डिसइक्विलिब्रियम, ये भी डिसइक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है। कौन से वाला जी, ओ पी नॉट, ये भी डिसइक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है, ये डिसइक्विलिब्रियम प्राइस ही है, लेकिन इसको हम बोलते हैं शॉर्टेज, कि मार्केट में लेने वाले बहुत हैं लेकिन उतनी चीजें मार्केट में अवेलेबल नहीं, और इसको हम एक्सेस डिमांड भी बोलते हैं, एक्सेस डिमांड, कि डिमांड ज्यादा हो गई है। अच्छा, अब जब ये हो गया, लेने वाले बहुत हैं और चीजें कम अवेलेबल हैं, तो क्या प्राइस को क्या होगा, जब शॉर्टेज हो जाए, लोग ढूंढ रहे हैं, चीज नहीं मिल रही या चीजें नहीं मिल रही, Price will increase. जी बिल्कुल सही, तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। कोई भी चीज जब शॉर्ट हो जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है, तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी वापस। तो उससे ये होगा, अब जब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई में मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द राइट साइड होगी, ये येलो मैंने कलर से बता रहा हूँ, दोबारा ऊपर जा रही है, ये एक्सटेंशन हो रही है प्राइस फैक्टर से, मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द राइट साइड। और डिमांड में होगी कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द लेफ्ट साइड, वो, तो दोनों दोबारा टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम जा रहे हैं, और ये प्राइस बढ़ती जाएगी, सप्लाई भी बढ़ती जाएगी, और डिमांड कम होती जाएगी उस वक्त तक जब तक कि वो
दोबारा से पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाते और यहाँ आके फिर प्राइस स्टेबल हो जाएगी, अब चेंज नहीं होगी, प्राइस हैज नो टेंडेंसी टू चेंज क्योंकि डिमांड सप्लाई के बराबर है। यहाँ तक समझ आ गई है? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पर ना ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है मार्केट का, यानी कि आप अगर कोई और प्राइस चार्ज करते भी हैं इक्विलिब्रियम प्राइस के अलावा, चाहे वो आप नीचे चार्ज करें या ऊपर, अच्छा यहाँ पर जो एक डिसइक्विलिब्रियम प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस होती है ना, उसको हम शॉर्टेज या एक्सेस डिमांड बोलते हैं, और जो एक डिसइक्विलिब्रियम प्राइस अबव द मार्केट प्राइस होती है उसको हम एक्सेस सप्लाई या सरप्लस बोलते हैं। अच्छा, तो अब इसका मतलब आप कोई भी प्राइस चार्ज कर लें, ये जो मार्केट फोर्सेस है ना, मार्केट फोर्सेस से मुराद होता है डिमांड सप्लाई, ये इस तरह से रिएक्ट करती हैं कि वो प्राइस को वापस इक्विलिब्रियम पे ऑटोमेटिकली ले ही जाती है। आप चाहे ऊपर प्राइस चार्ज कर लें मार्केट प्राइस से या नीचे कर लें, इवेंचुअली आपको जो ये मार्केट फोर्सेस है डिमांड सप्लाई की, ये वापस प्राइस को इक्विलिब्रियम पे ही ले आएंगे। ठीक हो गई बात? Yes, sir. ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं। इसे पहले हम अब देख लें जी नोट्स में कहाँ पहुंच गए। तो मैंने आपको एक मार्केट इक्विलिब्रियम बता दिया, और सप्लाई एक्सेस डिमांड सॉरी एक्सेस सप्लाई या सरप्लस क्या होता है, और फिर एक्सेस डिमांड या शॉर्टेज क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में मजीद नहीं बता रहा। अब हम आ गए कि डिमांड सप्लाई में हमने शिफ्ट भी पढ़ा होता है। ये तो जो हमने अभी पढ़ा है, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई है, ये तो हो तो मूवमेंट अलोंग द कर्व रही है ना, जिधर भी हो रही है, यानी कि प्राइस फैक्टर से ही चेंजेस आ रही हैं। तो अब हम देखने लगे हैं कि क्या अगर नॉन प्राइस फैक्टर भी चेंज हो तो उससे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे और इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फर्क पड़ सकता है। तो यहीं पे मैं बनाता हूँ, इसको मैं गायब कर देता हूँ जी। तो हम जरा चेंजेस को देख लेते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लेट्स से यहाँ डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये हमारे पास डिमांड है, ये हमारे पास सप्लाई है, ठीक है। ये डिमांड, ये सप्लाई, ये मार्केट इक्विलिब्रियम, ये प्राइस है, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। मैं ई का नाम दे देता हूँ। अच्छा, अब वो क्या रहा है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, एक कंडीशन है और आपने मुझे बताना है, ठीक है। और वो है कि ये ना, लेट से ये कार्स की डिमांड सप्लाई है, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है जी, कार्स, ऐसे कर लेते हैं। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने imposition of टैक्स ऑन कार्स, गवर्नमेंट ने गाड़ियों पे टैक्स लगा दिया, और इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, क्योंकि जो चीजों पे लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और एक डायरेक्ट टैक्स भी होता है जो कि इनकम पे लगता है, वेल्थ पे लगता है, आपकी अर्निंग पे लगता है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो टैक्स है जो लगाया है गवर्नमेंट ने, ये एक नॉन प्राइस फैक्टर है, ये किस पे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, डिमांड पे कि सप्लाई पे? याद है कि भूला हुआ है अभी? Sir, demand पे. ये ना असल में डिमांड पे नहीं करता, क्योंकि याद रखना है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, जैसे टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन वेल्थ, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, इनकम और वेल्थ पे जो लगती है वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, और उससे डिमांड पे इफेक्ट आता है। और जो चीजों पे लगता है, जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी बोल सकते हैं, जो गुड्स पे या सर्विसेज पे लगता है, वो उससे प्रोड्यूसर सॉरी सप्लाई का असर पड़ता है। क्योंकि आपने याद रखना है कि आप होटल कभी जाती हो खाना खाने, तो उसपे आपने तो बिल कभी नहीं दिया होगा, लेकिन जब बिल आता है ना, तो उसमें खाने का बिल भी होता है प्लस टैक्स भी होता है। तो वो टैक्स दुकान, वो जो होटल वाला है उसने कलेक्ट करना है, यानी कि कंज्यूमर से लें या ना लें, गवर्नमेंट को तो आपको देना ही पड़ेगा जब भी आप सेल करेंगे फूड। तो इसीलिए वो प्रोड्यूसर पे इम्पैक्ट डालता है डायरेक्ट। तो अगर टैक्स लगता है तो प्रोड्यूसर डिस्करेज होता है, तो प्रोड्यूसर जो है ना वो सप्लाई को कम कर देता है, यानी कि लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होती है सप्लाई। तो अब नया इक्विलिब्रियम यहाँ बन जाता है।
क्योंकि अब हमारे पास नया सप्लाई का S1 है और डिमांड का तो वही है। तो अब हमें नजर आ रहा सर है। लेकिन अगर वो टैक्स अगर इम्पोज कर रहे हैं कार्स पे, तो प्रोड्यूसर अपनी डिमांड क्यों कम करेगा, सप्लाई क्यों कम करेगा? वो तो प्राइस इंक्रीज करेगा ना, फिर लोग डिमांड डिक्रीज करेंगे तो फिर वो सप्लाई डिक्रीज करेगा। देखो बेटा, इस तरह से है कि बात आपकी सही है, लेकिन होगा ये कि जब टैक्स लगेगा तो उसको कीमत बढ़ानी पड़ेगी। जब वो कीमत बढ़ाएगा और उसे ये पता हो कि कंज्यूमर ने लेना ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? कीमत बढ़ाएगा। नो सर। हाँ, तो हम ये इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। मतलब वो जो डिमांड पे असर पड़ेगा ना, वो तो प्राइस फैक्टर वाला असर पड़ेगा। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ कि टैक्स लगा, टैक्स जो है ना, फर्ज किया 10 रुपए टैक्स लगा, 10 में से, और 10 रुपए टैक्स लगा है, और एक चीज की कीमत पहले थी 20। ठीक है, तो वो जारी बात है टैक्स लगे 30 होनी चाहिए है। ठीक है, कि सारा अगर टैक्स डालना है इसमें कि 20 + 10 = 30, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता कि उसे पता है कंज्यूमर ने 30 रुपए बहुत महंगा हो जाएगा, लोग लेंगे ही नहीं। तो वो वैसे थोड़ा एडवांस लेवल का है। वो ये काम कर सकता है, एक तो कि जी 20 में से 5 रुपए कहेगा, चलो मैं दे देता हूँ, तो 25 रुपीज अगर चार्ज करता है, तो अब 10 रुपए तो गवर्नमेंट को तो 10 रुपए देने ही देने हैं आपने। अगर आप वो आइटम बेच रहे हो 20 रुपए की, तो अब 5 रुपए तो कंज्यूमर से ले लेगा क्योंकि 5 रुपए कीमत बढ़ाई है। लेकिन बाकी 5 रुपए वो कहाँ से लेगा? क्योंकि ये तो अब वो नहीं कर रहा, वो बाकी 5 रुपए खुद से देगा। अच्छा, और अगर वो लेट से टैक्स लगा है और वो फिर भी 20 की बेचता है, कोई टैक्स कीमत नहीं बढ़ाता, और वो 20 की ही बेचता है, तो इसका मतलब अब 10 का 10 टैक्स प्रोड्यूसर खुद देगा। अच्छा, ये ना अभी आगे कॉन्सेप्ट है इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, वहां जाके हम जरूर पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये आइडिया आपने ध्यान में रखना है कि जब टैक्स लगता है तो प्रोड्यूसर को वो टैक्स पे करना होता है, चाहे प्रोड्यूसर कंज्यूमर से ले या ना ले। और प्रोड्यूसर समटाइम्स नहीं ले पाता, समटाइम्स कम ले पाता है, क्योंकि उसे ये डर होता है कि अगर मैंने टैक्स लगा और कीमत भी बढ़ा दी तो कंज्यूमर्स वोंट बाय, तो मुझे बिल्कुल ही सेल मेरी होनी नहीं है। तो इसलिए सप्लाई लेफ्ट पे जाती है। अच्छा, एक बात, सप्लाई अब वो कैसे चार्ज करता है? सप्लाई लेफ्ट पे जाती है तो प्राइस बढ़ती है। अब आप गौर करो ना, जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ कि अब E1 पे चलेगा तो देखो प्राइस बढ़ी नहीं। बताओ, ये अब Q0। तो अब आप गौर करो तो ये जो हुआ, क्या इससे अब क्वांटिटी तो कम हुई है, डिमांड भी और सप्लाई भी, लेकिन क्या प्राइस बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बताओ। यस सर। हाँ, सप्लाई तो इसीलिए बढ़ी ना, कि उसने कहा जी क्या करूं मैं, तो उसने सप्लाई कम कर दी। सप्लाई कम करेगा तो शॉर्टेज हो जाएगी और फिर कीमत बढ़ाना आसान हो जाएगा, आप वाली बात। और फिर वो कीमत बढ़ाएगा, लेकिन डिमांड